नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। हर एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस जो कहानी सुनाती है, मंगेश यादव की मौत के बाद भी वही घिसी पिटी कहानी सुना रही है। लेकिन इस बार यूपी पुलिस अपनी ही कहानी में उलझ कर रह गई है। पुलिस की कहानी में इतने झोल हैं कि अगर उन्हें झाड़ दिया जाए तो अखबारों के पन्नों में एक फ्रेम में नजर आ रहे सारे के सारे यूपी पुलिस के महारथी शायद एक साथ जेल में नजर आए। तो चलिए पुलिस की कहानी के जरिए ही इस पूरी कहानी का सच जान लेते हैं। पहला किरदार विपिन सिंह है। यूपी का घोषित अपराधी, लूट और डकैती इसका पसंदीदा पेशा। इसका अपना एक गैंग है। गैंग में इसके अपने भाई समेत दर्जन भर से ज़्यादा लड़के हैं। इसने अपने कैरियर में लूट और डकैती की कई वारदातों को अंजाम दिया है। खुद यूपी पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक 37 मुकदमे इसके सर पर हैं। बकौल यूपी पुलिस 28 अगस्त शनिवार के दिन दोपहर 12:15 बजे सुल्तानपुर के जिस भरत ज्वेलर्स के यहाँ डाका पड़ा, वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कुल 5 लोग कैद थे। पर ये 5 कौन थे किसी को नहीं पता, क्योंकि 5 में से 3 लोगों ने हेलमेट से और 2 लोगों ने गमछे से अपना चेहरा छुपा रखा था। जौहरी की दुकान से 1,40,00,000 रुपए के जेवर लूट कर 5 वहाँ से निकल गए। अब चूंकि दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट हुई, लिहाजा लोकल पुलिस को किनारे कर यूपी की शान यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को मैदान में उतार दिया गया। वही एसटीएफ जो एनकाउंटर के जरिए केस सुलझाने के लिए बदनाम या मशहूर है, उसका बिना एनकाउंटर के कोई केस आज तक सुलझा ही नहीं। अब अपने उसी टैग के साथ एसटीएफ मैदान में उतरती है। जांच शुरू हो जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बाद यानी कि 1 सितंबर को अचानक सुल्तानपुर से ही खबर आती है कि जौहरी की दुकान की लूट में शामिल 3 अपराधियों के साथ एसटीएफ का एनकाउंटर हुआ है। बाद में पता चला कि तीनों लोगों को एसटीएफ ने पैर में इस तरह गोली मारी कि लगी भी और नहीं भी लगी। फिर तीनों को पकड़ लिया गया। इस एनकाउंटर के 2 दिन बाद 4 सितंबर को रायबरेली से एक और खबर आती है। खबर यह है कि गैंगस्टर विपिन सिंह खुद के खिलाफ दर्ज एक पुराने केस में खुद को ही सरेंडर कर जेल चला जाता है। यानी एसटीएफ की कहानी के हिसाब से जो विपिन सिंह सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स के यहाँ हुई 1,40,00,000 की लूट का सरगना था, वो अपने आप ही जेल चला गया। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि विपिन सिंह एसटीएफ के हाथों मरने से बचने के लिए सरेंडर कर जेल गया। यानी अब तक कुल 4 लोग शिकंजे में थे। इसी बीच 2 से 4 सितंबर के बीच एक और नई कहानी लिखी जा रही थी और इस नई कहानी में पहली बार एक नया नाम जोड़ा गया। नाम था मंगेश यादव का। उस मंगेश यादव का जिसके खिलाफ छोटी मोटी चोरियों और वाहन चोरी के 7 मामले दर्ज थे। मंगेश 2 बार पकड़ा भी गया था, जेल भी गया था, लेकिन किसी भी चोरी या गिरफ्तारी के दौरान कभी पुलिस ने मंगेश के पास से पिस्टल, कट्टा, बंदूक या छुरी तो छोड़िए चाकू तक बरामद नहीं किया था। यही वजह है कि जो 7 केस मंगेश यादव के खिलाफ दर्ज हैं वो सभी चोरी के हैं। इनमें से एक भी मामले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर विपिन सिंह के गैंग से कभी भी दूर दूर तक उसका कोई वास्ता भी नहीं रहा। यहाँ तक कि विपिन के गैंग में शामिल किसी लड़के से भी उसकी कोई दोस्ती नहीं रही। तो फिर सवाल है कि अचानक सुल्तानपुर की लूट में विपिन गैंग के साथ वो कैसे जुड़ गया। पुलिस की कहानी में इसका कोई जिक्र नहीं है, ना कोई जवाब। भरत ज्वेलर्स में हुई लूटपाट के बाद मामले की तफ्तीश के दौरान एसटीएफ की नज़रों के सामने से मंगेश यादव का नाम भी गुजरा, जो कि जौनपुर का रहने वाला था। और यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। उसके अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को पहली बार एसटीएफ के कहने पर मंगेश यादव के सर पर 50,000 रुपये का इनाम रख दिया गया। इसके बाद 4 सितंबर को यानी जिस दिन विपिन सिंह सरेंडर कर जेल चला जाता है, ठीक उसी दिन मंगेश यादव पर रखा गया इनाम 50,000 रुपये से डबल कर 1,00,000 रुपये कर दिया जाता है। यानी 2 दिनों में एसटीएफ मंगेश यादव को यूपी का एक अच्छा खासा गैंगस्टर बना चुकी थी। अब आइए आपको 2 और 4 सितंबर के बीच के इस खेल की असली कहानी बताते हैं। वो 2 सितंबर की रात थी जब एसटीएफ की टीम सादी वर्दी में मंगेश यादव को उसके घर से उठा ले गई थी। घर वालों के मुताबिक तब मंगेश घर पर ही सो रहा था। इतना ही नहीं, बीते कई दिनों से वो लगातार घर ही पर था।
अब यहाँ सवाल है कि अगर मंगेश यादव भारत ज्वेलर्स के यहाँ लूटपाट में शामिल था तो 1 सितंबर को उसके 3 साथियों का एनकाउंटर हो चुका था और 4 सितंबर को उसका सरगना विपिन खुद सरेंडर कर एनकाउंटर के डर से जेल चला गया था। तो फिर मंगेश यादव क्या घर पर बैठकर एसटीएफ के आने का इंतजार कर रहा था? कायदे से तो लूट के माल के साथ उसे यूपी ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो घर पर बेफिक्र सो रहा था कि आओ और मुझे पकड़ लो। यानी घर वालों की कहानी के हिसाब से 2 सितंबर को जिस दिन मंगेश पर 50,000 का इनाम रखा गया और 4 सितंबर को जिस दिन इनाम डबल किया गया, उस वक्त मंगेश फरार नहीं बल्कि अपने एसटीएफ की नज़रों में और फिर कब्जे में था। पर यह कहानी तो अब भी कुछ नहीं है, असली कहानी तो आगे है। एफआईआर के मुताबिक उन्हें 5 सितंबर की देर रात मुखबिर से खबर मिली थी कि भरत ज्वेलर्स के यहाँ लूटपाट में शामिल 2 आरोपी लूटकर माल बेचने के लिए एक खास रास्ते से गुजरेंगे। अब यह बात कैसे गले उतरे या उतारे कि रात 3 बजे लूट का माल लेकर कोई चोर का लुटेरा किस बाजार या सुनार के पास उसे बेचने जाता है। लेकिन एसटीएफ की कहानी यही है। इसके बाद कहानी के हिसाब से मंगेश यादव को रुकने के लिए कहा जाता है, वो गोली चलाता है, फिर बदले में गोली खाता है और मर जाता है। और मज़ेदार बात और एक यहाँ है कि एसटीएफ के ज़्यादातर मामलों की तरह 3 तरफ से घेरा होने के बावजूद मोटरसाइकिल पर सवार मंगेश यादव का साथी तब भी भाग निकलता है। और यहाँ एक झोल और है कि पुलिस ने उसके पास से उस समय जो बरामद किया वो महज चांदी के कुछ जेवर थे। अब महज चांदी के कुछ जेवर बेचने 1 लाख का इनामी मुझे नहीं लगता कि रात को 3:30 बजे किसी बाजार में जाएगा। अब जिस मंगेश यादव के पास से कभी चाकू तक नहीं मिला, उसके पास से हथियार भी मिल जाता है। और तो और बरामदगी में एसटीएफ अमेरिकन टूरिस्ट बैग के साथ साथ वो ब्रांडेड कपड़े भी दिखाई देती है जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी मंगेश यादव ने पहने ही नहीं थे। अब आइए लूट से लेकर मंगेश यादव के एनकाउंटर तक की टाइमलाइन पर आते हैं। सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स पर 12:15 बजे 28 तारीख को लूट होती है। मंगेश यादव की बहन के मुताबिक वो उस दिन मंगेश उसके साथ उसके स्कूल में फीस जमा कर रहा था जो कि जौनपुर में है। जौनपुर से सुल्तानपुर की दूरी 12:30 के आसपास कोई आदमी एक ही वक्त में 2 जगह कैसे हो सकता है? अब मिस्टर इंडिया रहा हो मंगेश तो अलग बात है। दूसरा, जिस मोटरसाइकिल से मुठभेड़ दिखाई गई वो मोटरसाइकिल तकरीबन 8 दिन पहले चोरी हुई थी, जिसकी एफआईआर लूट के 8 घंटे बाद लिखाई गई। अब जिसकी मोटरसाइकिल 8 दिन से गायब रही हो और वो लूट के 8 घंटे बाद अगर वो एफआईआर कराता है तो ये इसमें भी झोल है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मंगेश यादव की हत्या में कहीं ना कहीं अब एसटीएफ पूरी तरह फंसती नजर आ रही है। अगर निष्पक्ष जांच हो गई तो एसटीएफ के सारे सुरमा जेल के पीछे होंगे और एसटीएफ के मुखिया उन पे सवाल उठेंगे। धन्यवाद।